हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इतिहास का 77वां एडिशन है और इस 77वें एडिशन में हम लोग बातचीत कर रहे हैं लोअर कास्ट मूवमेंट, निम्न जातीय आंदोलन की। ये जो निम्न जातीय आंदोलन था, लोअर कास्ट मूवमेंट था, ये जाति व्यवस्था की जो हमारी समस्याएं थी उससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ था। जाति व्यवस्था, आपको जैसे इतिहास में हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जब जाति व्यवस्था का जन्म होता है तो इस कास्ट सिस्टम में कुछ जातियां बहुत ऊपर थीं जिन्होंने अपने प्रिविलेज का, अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया, और कुछ जातियां जो नीचे थी, सबसे नीचे की जातियां थीं, उनके साथ शोषण किया गया और लंबे समय तक उन्हें दबा के रखा गया, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। और वही जो समस्या थी वो बनी रही। प्राचीन काल में समस्या इतने विकट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मध्यकाल आया, पूर्व मध्यकाल, उसके बाद मध्यकाल जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो ये समस्याएं बढ़ती चली गई। और ख़ासतौर पर ब्रिटिश रूल जब अंग्रेजी राज्य आया तो इस ब्रिटिश उसमें जब अंग्रेज़ों ने अपनी जो बहुत सारी नीतियां लागू की, स्पेशली 1857 के बाद, 1857 के बाद जब इन्होंने डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीतियां लागू करनी शुरू कर दी, तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे जो निचली जाति के लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनको भी आंदोलन करने का मौका मिला, इनको भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मौका मिला। इन अंग्रेज़ों ने बहुत सारे भारत में गलत काम किए, लेकिन इसके अलावा कुछ सही काम भी हुए थे। जैसे 1861 का आईपीसी आया, भारतीय दंड संहिता आया, 1872 में सीपीसी आई। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी सीपीसी, ये 1872 की थी। फिर इंडियन रेलवेज का विकास हुआ, भारतीय रेल का विकास हुआ, और बहुत सारी जो सिविल सर्विसेज थी, सारी चीज़ों का विकास हुआ। तो जब ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं भारत में तो सबको बिल्कुल बराबरी की नज़र से देखा गया कि एक अपराध के लिए सबको बराबर की सजा मिलेगी। जैसे प्राचीन जो स्मृतियाँ थीं जिसमें से हिंदू कानून लिए गए थे, तो उसमें क्या था कि जो दंड विधान थे वो बिल्कुल भेदभाव वाले हुआ करते थे। कि किसी स्मृति में कहा गया कि एक शूद्र और कौवे की, मतलब एक शूद्र की हत्या का पाप उतना ही होगा जितना एक कौवे की हत्या का प्राप्त। अगर हत्या किसी ब्राह्मण ने की तो उसको कुछ और सज़ा मिलेगी, हत्या किसी अगर शूद्र ने की तो उसको कुछ और सज़ा मिलेगी। तो अलग अलग कानून मनमानी व्याख्या हुआ करती थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें एक बराबर होनी शुरू हुई, रेलवे धीरे धीरे चलने लगी, तो रेलवे में टिकट लेके आदमी कहीं भी बैठ सकता था। पहले क्या था कि जो अछूत थे, अस्पृश्य थे, उनको कहीं भी समाज में बैठने का अधिकार नहीं था। कुओं से सवर्णों का कुआं अलग था, निम्न जातियों का कुआं अलग था। सवर्णों कुएं से निम्न जाति के लोग पानी नहीं भर सकते थे। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था कि जो अछूत जाति के लोग थे वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। देवी देवता तक उनके लिए वर्जित थे। मंदिरों में तो छोड़िए, मंदिरों के जो मंदिर जाने वाले मार्ग होते थे, उन मंदिर जाने वाले मार्गों में भी छूत होता था कि वो उस रास्ते से भी नहीं गुजर सकते थे जो रास्ता मंदिर जाता। या सवर्णों के गांव में अछूत प्रवेश नहीं कर सकते थे, वो प्रवेश करते थे तो उनके गले में एक बड़ा सा मटका बांध दिया जाता था और पीछे पीठ पर वो झाड़ू बांध दी जाती थी, ताकि उस झाड़ू से वो अपने पाँव की धूल भी साफ करते रहे और मुंह से अगर कुछ थूके तो वो भी उस मटके में गिरे। तो उनके छूने से देवी देवता, मंदिर, साथ ही साथ धरती भी अपवित्र हो जाती थी। ऐसा उस समय समाज में विकृतियाँ भरी हुई थी। ये अंग्रेज भी देख रहे थे। खैर, अंग्रेजों की इन स्थिति से मतलब कोई था नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, हालांकि उस राष्ट्रीय चेतना में बताया कि अंग्रेजों का ही योगदान था, तो जब ये राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तो शुरुआत में जो धर्म सुधार हुए, आपको जब इसके पहले जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार के बारे में बताया था, तो समाज सुधार के बारे में बताया था, तो शुरुआती दौर के जो धर्म सुधारक और समाज सुधारक थे वो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, ये स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी दयानंद थे। तो ये सब ऊंची जाति के लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, जो धर्म सुधार और समाज सुधार की बात कर रहे थे। तो जब इन लोगों ने करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके जो निम्न जाति थी, लोअर कास्ट था, तो इस लोअर कास्ट के अंदर भी अपना स्वाभिमान पैदा हुआ, अपना अभिमान पैदा हुआ, और ये भी अपर कास्ट का विरोध करना शुरू करते हैं। तो ये जो निम्न जातीय आंदोलन है, ये इन्हीं सारी मिली जुली जो प्रक्रियाएं थी, प्रतिक्रियाएं थी कि जो उनका शोषण हो रहा था, और साथ ही साथ अब एक जो पुनर्जागरण का जो दौर चल रहा था और राष्ट्रवाद की एक लहर उठ रही थी, उसी लहर में जातिवाद के खिलाफ भी आंदोलन शुरू हुआ। और ये बहुत आवश्यक भी था, क्योंकि एक ही देश में इतनी बुरी स्थिति थी कुछ जातियों की कि इनको इंसान समझा ही नहीं जाता था, कीड़े मकोड़े की तरह जिनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो इसलिए उनका उत्थान तो आवश्यक था ही। अगर उनका उत्थान नहीं होता तो शायद हमारा स्वतंत्रता संग्राम पूरा नहीं होता। खैर, हम लोग शुरुआत करते हैं। और दूसरी बात कि ये जो निम्न जाति उच्च जाति का जो संघर्ष था, ये पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत में विशेष तौर पर अत्यंत अधिक था, बहुत ज़्यादा था, बहुत कड़ाई से ये जाति व्यवस्था लागू थी। तो ख़ास तौर पर ये जो हम लोग लोअर कास्ट मूवमेंट देखते हैं, ये
पश्चिमी भारत जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, और दक्षिण भारत के ही कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इसको देखा जाता है। तो पहले शुरुआत हम लोग महाराष्ट्र से करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से ही जो लोअर कास्ट मूवमेंट था, जो निम्न जाति आंदोलन था, वो प्रारंभ हुआ था। और इसको प्रारंभ किया था ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले, ये जो ज्योतिबा फुले थे, बाद में इनको महात्मा कहा गया। एक्चुअली इनके पिताजी लोग पेशवा के दरबार में वो फूल माली जो होते हैं ना, फूल वगैरह की सप्लाई करते थे, तो पेशवाओं को जो फूलों की सप्लाई करते थे, तो इसलिए उनका नाम फूले पड़ गया। ये जो ज्योतिबा फुले थे, ये शुरुआत में इन्होंने जातिवाद का बहुत व्यापक दंश झेला। बहुत सारे इनके साथ बुरा बर्ताव हुआ, बुरा व्यवहार हुआ। ये अपर कास्ट के लोगों ने इनके साथ ऐसा किया। एक अपने सवर्ण मित्र था, उस सवर्ण मित्र की शादी में ये चले गए थे, बारात में चले गए थे। तो बारात में जाने के वजह से, केवल बारात में शामिल होने की वजह से इनको जो है कि मारा पीटा गया और वहाँ से हटाया गया। और ब्राह्मण वर्ग इनसे काफ़ी नाराज़ हुआ करता था, क्योंकि ये अछूतों की शिक्षा दीक्षा विद्यालय खोला था और अछूत और महिलाओं की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध कर रहे थे। तो इस वजह से ब्राह्मणों ने इतना दबाव बनाया कि इनके घर वालों ने इनको इनकी पत्नी के समेत निकाल, इनके पिता ने खुद इनको घर से निकाल दिया था, इतना दबाव था। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों से वो बहुत दुखी थे और उन्होंने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहली जो इनका महत्वपूर्ण काम था, 1872 में 1872 में एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी। इसी गुलामगिरी में उन्होंने जाति व्यवस्था, जाति पात के जो व्यवस्था थी, उससे बहुत जोरदार और बहुत करारा प्रहार किया। और 1873 में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की, 1873, जिसको कहा जाता है सत्य शोधक समाज। तो ये जो सत्य शोधक समाज था 1873 में बना। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से इन्होंने जो निम्न जाति के लिए उत्थान की बात करनी शुरू कर दी। धार्मिक ग्रंथों की जो बुराइयां थी, उन धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों को उन्होंने उजागर किया और उजागर करते हुए निम्न जाति को उनसे बचाने की कोशिश की। फिर बाद में 1888 में इनको महात्मा कहा जाने लगा, महात्मा ज्योतिबा फुले। तो लोअर कास्ट के मूवमेंट के लिए, निम्न जाति के आंदोलन के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान यही माना जाता है कि उन्होंने शुरुआत कर दी थी और आत्मसम्मान की बात कही थी कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो अपने आत्मसम्मान से रहें। जो ब्राह्मणी कर्मकांड थे, ब्राह्मणों का जो शोषण था, उससे इन्होंने निम्न जातियों को बचाने की कोशिश की। बाद में 1930-40 के दशक में इनके आंदोलन को केशव राय, जेठे, दिनकर राव जैसे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और इस आंदोलन को लेके चले गए। तो इन लोगों का जो आंदोलन था वो अंग्रेजी राज के विरुद्ध तो था ही साथ ये कांग्रेस के भी विरोध में थे। ज्योतिबा फुले ने खुद कांग्रेस का विरोध किया था कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती। राष्ट्रीय पार्टी तब कहेंगे जब पूरे राष्ट्र का इनको समर्थन हो। आप जो बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, निम्न जाति की बात करते ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस के शुरुआती एजेंडे में लोअर कास्ट नहीं था। तो इसलिए ज्योतिबा फुले ने भी इसका विरोध किया था कि भाई कांग्रेस तब तक राष्ट्रीय नहीं हो सकती जब तक राष्ट्र के सभी तत्वों को उसमें शामिल न किया जाए। तो ये लोग एक तरीके से अंग्रेजों का भी विरोध कर रहे थे, कांग्रेस का भी विरोध कर रहे थे, ब्राह्मणों का भी विरोध कर रहे थे और अपनी जाति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। तो जब केशव राय जेठे और दिनकर राव आए तो उन लोगों का भी विरोध किया, बिल्कुल ज्योतिबा फुले के तरीके से थे। फिर इसके अलावा जो और दूसरे बड़े नेता रहे पश्चिम भारत में इस निम्न जातीय आंदोलन से, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मऊ में इनका जन्म हुआ था। ये भी अछूत थे, ये भी अछूत जाति से थे और इनके साथ भी शुरुआत से महार जाति से थे। ये अछूतों में महार जाति आती है और मऊ में इनका जन्म हुआ था, तो इनको भी शुरुआत में इन छुआछूत का सामना करना पड़ा था। फिर बाद में अपनी शिक्षा दीक्षा ये पूरी करते हैं। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद जब दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश जाकर डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, PhD, और वहाँ से वापस लौटते हैं। और वापस लौट के इन्होंने जो अछूत जाति थी, जो निम्न जाति थी, उसको पहचान दिलाने शुरू कर दी और संवैधानिक तरीक़ों से इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा कि अछूतों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाना शुरू कर दिया। उसके लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, क्योंकि खुद जब ये डॉक्टरेट की डिग्री लेके आए थे तो हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद इनके साथ इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था।
तो ये समझ चुके थे कि अगर समाज को आगे लेके जाना है तो फिर लड़ाई लंबी लड़नी होगी और संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने होंगे। तो उसी काम को पूरा करने के लिए इन्होंने सबसे पहले किया था कि 1920 में अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड कास्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था ये अंबेडकर जी ने 1920 में बनाया था। फिर बाद में 1924 में 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का इन्होंने स्थापना किया, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने समाज समता संघ की स्थापना की और इस समाज समता संघ में हिंदुओं और अछूतों को सामाजिक समता के सिद्धांत के प्रचार के लिए प्रेरित कहा कि हिंदुओं में जो अछूत कुछ नहीं होना चाहिए, सबको क्या है समाज में बराबर है। बाद में इन्होंने अपने मजदूरों की भी ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि अछूतों में ज़्यादातर लोग फिर लेबर कास्ट में गए, मजदूरों में गए, तो इन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की भी स्थापना की थी। 1927 में इन्होंने क्या किया था कि जो सवर्णों के जो तालाब होते थे उसमें बताया कि तालाबों में रिजर्व होता था, कुओं में पानी पीने को निषिद्ध होता था, तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को मना किया और 1927 में सार्वजनिक कुएं और तालाबों में से पानी लेने के लिए जो अछूत वर्ग है उनको प्रेरित किया और उसके लिए लड़ाई लड़ी। 1942 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की और लगातार आंदोलन के लिए लड़ते रहे। 1930 से लेकर 32 तक जो गोलमेज सम्मेलन चला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला, उसमें भी इन्होंने दलितों के लिए अपने पृथक निर्वाचन की मांग की थी कि उनकी सीटें अलग दी जाएं। हालांकि गांधी जी के विरोध की वजह से वो पास नहीं हो पाया था, लेकिन अछूतों को जो आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, वो इन्होंने ही दिलवाया था। हालांकि जब भारत में संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो संविधान सभा में भी ये शामिल थे और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। तो संविधान में भी इन्होंने अस्पृश्यों के लिए, अछूतों के लिए बहुत सारे प्रावधान किए, बहुत सारे आरक्षणों की व्यवस्था की। लेकिन इनका प्रयास सामाजिक राजनीतिक होने के साथ साथ जब 1956 में इन्होंने देखा कि इनके लाख प्रयासों के बावजूद समाज सुधरने वाला नहीं है हिंदू समाज, तब इन्होंने मान लिया था कि हिंदू समाज में अब सुधार संभव नहीं है, समाज सुधार की बजाय उससे अलग होना ही उन्होंने ठीक समझा। और 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक 1956 में इन्होंने हिंदू धर्म त्याग दिया था और हिंदू धर्म त्याग के अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर दिया था लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि इनको समझ में आ चुका था कि हिंदू धर्म में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा और इस क्षेत्र के जो समाज सुधारक थे, तो उन समाज सुधारकों में जो सबसे बड़ा नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है। महात्मा गांधी जो थे, इनका पूरा जीवन ही इसी कार्य में गुजरा। ये किसी काम को छोटा बड़ा या अछूतों के लिए रिजर्व नहीं मानते थे। 1901 में जब ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे अफ्रीका से, तो वहाँ पर बाकायदा जो शौचालय हुआ करते थे, शौचालयों की उन्होंने खुद से सफाई की थी अपने गंदगी की। पहले क्या होता था कि बड़े नेता केवल गंदा करते थे, साफ़ नहीं करते थे। तो ये खुद इन चीज़ों से गांधी जी जुड़े हुए थे और पूरा का पूरा जीवन इन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए लगाया। इन्होंने अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध माना कि अस्पृश्यता जो है, अनटचबिलिटी, वो हमारे लिए अपराध है, इसको हमें दूर करना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1932 में उन्होंने एक हरिजन नामक एक हिंदी में एक पत्रिका निकाली और एक यूनियन भी बनाया, हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन सेवक संघ जो गांधी जी ने बनाया वो 1932 में बनाया, 1932 हरिजन सेवक संघ। तो अछूतों को जो हरिजन कहना शुरू किया था वो गांधी जी ने ही कहना शुरू किया था और इसी नाम से उन्होंने पत्रिका भी निकाली थी। फिर इन्होंने बॉम्बे में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। क्लियर। अब इसके अलावा जो कोल्हापुर के जो शासक थे, पेशवा, उन्होंने भी ब्राह्मणी कर्मकांड के विरुद्ध, ब्राह्मणों को कर्मकांड से रोकने के लिए और भी कई सारे, जो शाहू जी महाराज थे कोल्हापुर के, उन्होंने कई सारे ऐसे गैर ब्राह्मणों को ट्रेनिंग दी
कि जो ब्राह्मणी कर्मकांड को आयोजित करा सके, क्योंकि जैसे शादी विवाह मंदिर में पूजा पाठ ही होता था, केवल ब्राह्मणी करते थे। तो उन्होंने भी, कोल्हापुर के शाहू जी महाराज ने भी ब्राह्मणी जो प्रभुसत्ता थी उसको तोड़ने का प्रयास किया और कर्मकांडी कार्यों के लिए गैर ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, प्रशिक्षित किया। हालांकि ये कार्य उनका बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। खैर, तो ये जो निम्न जातीय आंदोलन था, ये जो पश्चिम भारत में स्पेशली चला, शुरुआत यहाँ से हुआ, उससे कहीं ज़्यादा क्रांतिकारी दक्षिण भारत में था, क्योंकि दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था बहुत गहरे से जड़ जमा चुकी थी और उस समय भी चला और आज भी इसकी ज़रूरत है। साउथ में अभी भी है और वहाँ पर ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। आपको बताएं कि 1916 में जो तमिल मद्रास के लिए, मद्रास उस समय राज्य हुआ करता था, मद्रास के लिए जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारिणी आज भी होती है, तो मद्रास के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो 15 सदस्य भेजे गए थे, 15 सदस्य होते थे CWC में, उस 15 सदस्य में एक भी, मतलब केवल एक गैर ब्राह्मण था, बाकी सारे ब्राह्मण थे। यह हालत है कि मतलब हर एक सीट पर ब्राह्मणों का वहाँ पर कब्जा था। तो इसीलिए वहाँ पर जो साउथ इंडिया हमारा है, दक्षिण भारत, यहाँ पर इस जातिवाद के जड़ों को तोड़ने के लिए मतलब केवल थोड़े बहुत आंदोलन से काम नहीं चलने वाला था, बहुत जोरदार, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई 1901 में, जो साउथ तमिलनाडु था, दक्षिण तमिलनाडु था, तो उस दक्षिण तमिलनाडु के कुछ जातियों ने क्या किया कि अपनी जाति का समाजीकरण करना शुरू किया। सोशलाइजेशन, समाजीकरण का मतलब होता है, जैसे MS श्रीनिवासन ने इसको सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि कई बार होता है कि जो निचली जाति के लोग होते हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, अपने आप को ऊपरी स्तर दिलाने के लिए जो अपर कास्ट के रीति रिवाज हैं, उनकी जो मान्यता है, उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने आप को ऊंची जातियों में स्थान दिलाने लगते हैं। कि निचली जाति के लोग अपर कास्ट की जो व्यवस्थाएं होती हैं कि वो भी जनेऊ पढ़ना शुरू करेंगे, वो भी टीका लगाना शुरू करेंगे, वो भी चुटिया रखना शुरू करेंगे। तो उनकी सामाजिक मान्यताओं को अपना के अपने आप को सोशली अपग्रेड करना, ये समाजीकरण कहलाता है। ये MS श्रीनिवासन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और ये 1901 में दक्षिण तमिलनाडु में शुरू हुआ कि यहाँ पर एक मान जाति थी, अस्पृश्य जाति थी, मान। तो उस मान अस्पृश्य जाति ने क्षत्रिय जाति के कर्मकांडों को और उनकी व्यवस्थाओं को अपनाना शुरू किया और अपने आप को क्षत्रिय जाति के स्तर की डिमांड कर दी और खुद को नाडर बुलाना शुरू कर दिया। अपने आप में लोग नाडर पहनाना शुरू किया। उधर उत्तरी तमिलनाडु में पल्ली जाति थी, पल्ली जाति ने भी क्षत्रियों के अपने स्तर को अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बेल्लाल, रेड्डी, रुक्का और भी कई सारी जातियों ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया और ब्राह्मणों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जो प्रभुसत्ता थी उसको चैलेंज करना इन निम्न जातियों के लोगों ने शुरू किया और अपना सोशलाइजेशन यानी सामाजिक रूप से अपग्रेड अपने आप को करना शुरू किया। इसमें जो सबसे बड़ा जो निचली जाति का जो आंदोलन शुरुआती दौर में चला वो था अरब्बीपुरम आंदोलन। अरब्बीपुरम, ये जो अरब्बीपुरम मूवमेंट था, अरब्बीपुरम आंदोलन था, ये 1888 में शुरू हुआ था, 1888 में। तो इसमें ये केरल से जुड़ा हुआ था और इसी में शामिल थे नारायण गुरु। ठीक, तो ये जो अरब्बीकरण आंदोलन था, ये जो निम्न जाति के लोग थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, तो उनके ऊपर बहुत सारे धार्मिक कर लगते थे। तो निम्न जाति के लोगों में धार्मिक कर में से छूट दिलाने के लिए अरब्बी आंदोलन शुरू किया। इस अरब्बीपुरम में क्या हुआ कि इन लोगों ने क्या किया कि अपना जो खुद की जो निम्न जाति के लोग थे, नारायण गुरु थे, उन्होंने खुद की अपनी प्राण शिव की मूर्ति की, शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि हर एक मानव का पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं, सभी मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। तो ये जो एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा दिया था, वो किसने दिया था? नारायण गुरु ने दिया था। मानव के लिए एक ईश्वर, एक जाति और एक धर्म का इन्होंने नारा दिया कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। तो ये तो नारायण गुरु फिर भी कुछ गरीब थे। नारायण गुरु के चेरल थे अयप्पन राजराजन।
अय्यप्पन राजराजन इनसे भी बड़े क्रांतिकारी थे। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है। साफ मना कर देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन लोगों ने जाति व्यवस्था को तोड़ने का बहुत जोरदार प्रयास किया इस अरब्बीपुरम आंदोलन से, जो नारायण गुरु से शुरुआत हुई थी। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा आंदोलन चला साउथ में वो था जस्टिस मूवमेंट, जस्टिस आंदोलन। अब ये जो जस्टिस मूवमेंट या जस्टिस आंदोलन था ये 1916-17 में चला, 1916, 1917। इस जस्टिस मूवमेंट में CN मुदलियार, TM नायर, P त्यागराज, इन सारे नेताओं ने हिस्सा लिया। और इन लोगों ने बड़ी संख्या में जो पैसे वाले लोग थे, जो निम्न जाति के थे लेकिन पैसे वाले जमींदार और बाकी जो सरकारी नौकरियों में बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों को जो है कि एंट्री दिलाई। और इन लोगों ने क्या किया कि जो बड़े पद थे, बड़े पद पे जो ब्राह्मणों का एकाधिकार था उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। चाहे शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सरकारी सेवा हो, हर एक क्षेत्र में ब्राह्मणों की स्थिति वहाँ पर सुपीरियर थी, ब्राह्मणों की स्थिति श्रेष्ठ थी। तो उसी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की स्थिति से ये लोग ईर्ष्या करते थे और उसी के लिए उन्होंने जस्टिस मूवमेंट चलाया था। और 1907 में जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी और जस्टिस नाम का न्यूज़पेपर भी इन लोगों ने चलाया था। तो मेन भूमिका TM नायर और P त्यागराज की थी, CN मुदलियार भी इसी से जुड़े हुए थे। तो ये जस्टिस आंदोलन चला किसके खिलाफ? ब्राह्मणों का जो समाज में जो ऊपरी वर्ग में जो पकड़ थी उसी के खिलाफ। एक और आंदोलन चला आत्मसम्मान। नाम से ही लग रहा है कि अपने आप को सम्मान दिलाने की कोशिश थी। तो ये जो आत्मसम्मान आंदोलन चला ये 1920 1920 के दशक के आसपास शुरू हुआ था। इस आत्मसम्मान आंदोलन के जो नेता थे, सबसे बड़े नेता थे, ये रामास्वामी नायकर थे। रामास्वामी ये जो रामास्वामी नायकर थे इन्हीं को कहा जाता है पेरियार। तो रामास्वामी नायकर या पेरियार ये इस आत्मसम्मान आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने जाति व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था पर बहुत जोरदार प्रयास किया था। और इन्होंने ये प्रथा चलाई कि हमें जो भी सामाजिक कर्मकांड करने हैं, जो भी व्यवस्थाएं चलानी हैं, उसमें ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं होगा। इन्होंने बिना ब्राह्मणों की सहायता से ही शादी, विवाह, बाकी सारे कर्मकांड आयोजित करने शुरू कर दिए। मंदिरों में ज़बरदस्ती प्रवेश का इन्होंने आंदोलन चलाया और जब देखा कि ये लोग का विरोध अभी सफल नहीं हो पा रहा है तो इन्होंने सीधे सीधे जो ब्राह्मणों का जो प्रतीक था, प्रतीक जैसे मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, मनुस्मृति जो जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा समर्थन देती है, उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। पब्लिकली पेरियार नहीं, रामास्वामी नायकर ने ही जो ये मनुस्मृति को जलाने का कार्यक्रम था, मूर्तियों को चप्पलों से पीटने का कार्यक्रम, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, ये सारे काम इन्होंने ही शुरू किए थे। तो मनुस्मृति को जलाना, अभी भी जैसे बहुत सारे दलित नेता होते हैं जो मनुस्मृति वगैरह जलाते हैं, तो वो सारा काम इन्होंने रामास्वामी नायकर या पेरियार ने किया। और इन्होंने खुद की अपने रामायण लिखे, बोला जो पुरानी वाली रामायण है उसमें हमारे साथ न्याय नहीं किया है। तो अपनी तमिल भाषा में इन्होंने रामायण लिखी जिसको सच्ची रामायण कहा जाता है। यही जो रामास्वामी नायकर थे, पेरियार थे, इन्हीं के नेता थे, इन्हीं के शिष्य थे CN अन्नादुराई। यही जो CN अन्नादुराई थे जो बाद में द्रविड़ आंदोलन को बहुत आगे लेके जाते हैं। और दक्षिण में एक पार्टी आपने सुना होगा DMK, द्रविड़ मुनेत्र कटकम। तो ये जो DMK पार्टी बनी, बाद में अन्नादुराई DMK से चीफ मिनिस्टर भी बने, मुख्यमंत्री भी बने तमिलनाडु के। तो ये जो DMK की स्थापना हुई वो भी इसी रामास्वामी नायकर की ही प्रेरणा से स्थापना हुई थी। वो भी निम्न जातीय आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा एक और मूवमेंट चला वाइकुम सत्याग्रह 1924 में, 1924 में वाइकुम। तो ये जो वाइकुम सत्याग्रह था ये भी केरल में जो छुआछूत वगैरह की जो परंपरा थी, निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ चला। इसमें जो शामिल थे वही नारायण गुरु, ये भी इसके प्रमुख नेता थे। इसके अलावा N कुमारन, TK माधवन, ये लोग इसमें शामिल थे वाइकोम सत्याग्रह में।
तो केरल में एक गांव था वाइकुम, एक्चुअली वाइकुम गांव का नाम है। तो वहाँ के एक मंदिर था, तो मंदिरों में जो बताया कि हरिजनों का प्रवेश नहीं होता था, तो वहाँ पर 1924 में केरल के वाइकुम गांव में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया। और 30 मार्च 1924 को कांग्रेस कमेटी जो केरल की थी, तो उस केरल कांग्रेस कमेटी ने वाइकुम के मंदिर में मार्च 1924 में हरिजनों का प्रवेश करा दिया। फिर उधर रामास्वामी नायकर ने भी मदुरई के एक जत्थे का नेतृत्व किया और वहाँ पर भी मंदिरों में प्रवेश दिलाया। जब मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश हुआ तो इस बात से जो मंदिर के पुजारी थे भड़के, उन लोगों ने क्या किया, इन हरिजनों पर हमला करना शुरू कर दिया और केरल में बिल्कुल संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब संघर्ष की स्थिति, जातिगत संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई तो 1925 में 1925 में गांधी जी ने भी वाइकुम सत्याग्रह का समर्थन किया और वो त्रावणकोर पहुँचे और त्रावणकोर की रानी से बातचीत की और ताकि जो मंदिर हैं मंदिरों में हरिजनों का प्रवेश कराया जा सके। लेकिन गांधी जी के तमाम प्रयासों के बावजूद, सोचिए उस दौर में ये संघर्ष कितना कठिन था कि गांधी जी ने भी प्रयास किया और गांधी जी के प्रयासों के बावजूद वो मंदिरों में प्रवेश नहीं दिला पाए थे। रानी ने इतना कर दिया कि त्रावणकोर की कि मंदिर जाने वाली जो सड़क थी, मंदिर जाने वाली सड़क पर अछूतों का प्रवेश उन्होंने हरिजनों का प्रवेश करा दिया था, लेकिन मंदिर के अंदर वो भी प्रवेश नहीं करा पाए थे। ये आंदोलन फिर आगे बढ़ा 1931 में, 1931 में गुरुवायूर आंदोलन में। तो ये जो गुरुवायूर मूवमेंट चला, ये इसी का अगला चैप्टर समझ लीजिए था। 1931 में के केलप्पन जो थे वो उन्होंने केरल के कांग्रेस कमेटी को इस बात के लिए मोटिवेट किया, तैयार किया कि हम जो है कि मंदिरों में फिर से प्रवेश करेंगे और मंदिर सत्याग्रह को स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने गुरुवायूर मंदिर में के केलप्पन नाम था, केरल की कांग्रेस कमेटी को राजी कर लिया और गुरुवायूर के मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। जब सत्याग्रह वहाँ के मंदिर के गेट पर करना शुरू किया तो मंदिर के कर्मचारियों ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया, उन लोगों को हमला किया और मारपीट के भगा दिया। तो इस बात से ये लोग नाराज होते हैं कि कांग्रेस की कमेटी के जो सदस्य थे, निम्न जाति के लोग थे, वो लोग फिर वहाँ पर जाकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मंदिर के जो अपर कास्ट के लोग थे, जो पुजारी वर्ग था, उन लोगों ने इनको प्रवेश नहीं दिया। तो इन्हीं ने के केलप्पन ने 1932 में इसी बात को लेके सत्याग्रह शुरू किया और आमरण अनशन शुरू कर दिया इन्होंने 1932 में। जब आमरण अनशन शुरू हुआ, इनकी तबीयत बिगड़ने शुरू हुई, तो इनकी तबीयत को लेकर फिर गांधी जी ने इंटरफेयर किया। गांधी जी गए, जाके इनसे मिले और गांधी जी खुद आश्वासन दिया कि अगर मंदिर में हम प्रवेश नहीं दिला पाए तो हम खुद यहाँ पर बैठ के आमरण अनशन करेंगे, आपके साथ सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी ने ही के केलप्पन का जो अनशन था उसको तोड़वाया था और फिर बाद में वहाँ के राजा पर दबाव बना। फाइनली 1932 से आते आते 1936 में, 1936 में जो केरल के राजा थे उसने सभी मंदिरों के दरवाजे सभी हिंदुओं के लिए खोल दिए, अछूतों के लिए भी खोलने का आदेश दे दिया। तो ये जो गांधी जी का प्रयास था जो 1924 से वाइकुम से कर रहे थे, 1936 में जाके सफलता मिली। अब सोचिए, गांधी जी जैसे नेता भी इस आंदोलन में तुरंत सफलता नहीं दिला पाए थे। यानी यहाँ पर जो जड़ें थी जातिवाद की वो बहुत गहरे तक जड़ी हुई थी, आज भी जड़ी हुई है। तो ये समाज सुधार के बहुत सारे हमारे नेता रहे जिन्होंने प्रयास किया कि हमारे शरीर का अगर कोई एक अंग है उसको अगर लंबे समय तक दबा के रखा जाए तो वो सड़ेगा, खराब होगा। जब एक अंग खराब होगा तो धीरे धीरे वो पूरे शरीर पर असर डालेगा। तो हमारा देश तब तक संपूर्ण आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक निम्न जातियों को उनके अधिकार नहीं दे दिए जाते। प्राचीन काल में बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई होंगी, लेकिन वर्तमान समय में उससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है कि उनको हम बराबरी के स्तर पर ले आएँ। जो सामाजिक भेदभाव है उनको समाप्त करने का प्रयास करें, जो कई सारे समाज सुधारकों ने किया। लेकिन ये जाति व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरे तक, इतने अंदर तक दबी हुई हैं कि इनको अब तक निकाला नहीं जा सका। इतने सारे प्रयासों के बावजूद आज भी हमारे देश में निम्न जातियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमारे इन समाज सुधारकों ने कल्पना की थी। सोचिए, हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 आज भी कहता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। यानी अभी अस्पृश्यता का अंत अभी भी एक अपराध है, यानी अस्पृश्यता है तभी तो उसको अपराध माना गया। तो अब तक हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 जैसे प्रोविज़न है, तो ये बताते हैं कि हमारे समाज में अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी अभी तक है। तो इसको समय है कि इसको दूर करने का प्रयास किया जाए। खैर,
वापस हम लोग इतिहास पर आते हैं। तो ये था हमारा लोअर कास्ट मूवमेंट, निम्न जाति के आंदोलन, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली साउथ के जो लोअर कास्ट मूवमेंट है इनसे सवाल आते हैं। अब हम लोग आएंगे जो लेबर कास्ट मूवमेंट, लेबर क्लास मूवमेंट था, जो मजदूर आंदोलन था। तो मजदूर आंदोलन के साथ मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।